दो भाई बापन और सागर सुनसान स्टेशन में बैठे बैठे 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, देखते ही देखते करीब 40 घंटे गुजर चुके थे। लेकिन उस रहस्यमयी जगह पर समय जैसे रुक गया था। न आसमान में सुबह की कोई हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, न पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी, और न ही दूर कहीं सूरज निकलने का कोई संकेत था। भाई मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ कितनी देर से बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समय हमारे लिए रुक गया है। सागर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। करीब 40 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमें इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमें उम्मीद हो कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन एक बात समझ ले, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें आखिरी कोशिश करनी होगी। चाहे कुछ भी हो, हमें यहाँ से पैदल निकलना ही पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे कहाँ भैया? यह जगह हमारे लिए बिल्कुल अनजान है। हमें तो ये तक नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं और इस जगह से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। अगर हम गलत दिशा में चले गए तो हो सकता है कि पहले से भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाए। चल सागर, हम पैदल चलते हैं। सामने कोई रास्ता जरूर होगा। हो सकता है जंगल के उस पार कोई गांव हो, कोई घर हो, या कोई इंसान मिल जाए जिससे हम मदद मांग सकें। हाँ भैया, शायद आप सही कह रहे हैं। अगर किस्मत में यहां से निकलना लिखा है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो बाद में खुद को ही दोष देंगे। चलिए, अब चाहे जो हो, हम इस स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई उठे और अपने सामान को संभालते हुए स्टेशन से बाहर निकलने लगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही उनके सामने घना जंगल था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं उनके सिर के ऊपर झुकी हुई थीं। सूखे पत्ते उनके पैरों के नीचे दब रहे थे और हर कदम के साथ अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सागर ने धीमी आवाज में कहा, भैया, एक बात सोच रहा हूं। अगर यह जगह सच में किसी दूसरी दुनिया जैसी है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम इस जंगल में और अंदर चले जाएं और फिर वापस आने का रास्ता भी भूल जाएं। मुझे तो हर पेड़ और हर रास्ता एक जैसा दिखाई दे रहा है। डर मत सागर, अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हम जहां तक जा सकते हैं चलते रहेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। अगर कोई अजीब चीज दिखाई दे या कोई आवाज सुनाई दे तो तुरंत मुझे बताना। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि डर कर रुक गए तो यही जगह हमारी आखिरी मंजिल बन जाएगी। दोनों भाई लगातार आगे बढ़ते रहे। काफी देर तक चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। सागर रुक गया। भैया रुकिए, आपको भी पानी की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे लगता है हमारे सामने कुछ है। हाँ, मुझे भी साफ सुनाई दे रही है। चल, आवाज की दिशा में चलते हैं। अगर पानी है तो शायद कोई नदी होगी, और अगर यहाँ नदी है तो उसके आसपास कोई गांव या बस्ती होने की उम्मीद भी हो सकती है। दोनों भाई तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद जंगल खत्म हुआ और उनके सामने एक बहुत चौड़ी नदी दिखाई दी। नदी का पानी अंधेरे में काले रंग जैसा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ दूर तक घना जंगल फैला हुआ था। देख सागर, यहां नदी है। इसका मतलब यह जगह पूरी तरह वीरान नहीं हो सकती। नदी के उस पार जरूर कोई गांव या बस्ती होगी। इंसान जहां रहते हैं वहां पानी की जरूरत होती है। अगर हम किसी तरह नदी पार कर पाए तो शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। हाँ भैया, उम्मीद तो बंद रही है, लेकिन इतनी बड़ी नदी हम पार कैसे करेंगे? हमारे पास न नाव है, न कोई रस्सी, और न ही तैरकर जाने का कोई भरोसा। ऊपर से पानी कितना गहरा है यह भी पता नहीं। अगर हम जल्दबाजी में नदी में उतर गए तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तू सही कह रहा है। बिना सोचे नदी में उतरना बेवकूफी होगी। हम यहीं कुछ देर इंतजार करते हैं। हो सकता है कोई नाविक, मछुआरा या गांव का कोई आदमी नाव लेकर इस तरफ आए। अगर ऐसा हुआ तो हम उससे मदद मांग लेंगे। लेकिन भैया, अगर इस जगह पर कोई रहता ही नहीं हुआ तो? अगर यहां भी वही रहस्य हुआ जो उस स्टेशन पर था,
तो हम कितनी देर इंतजार करेंगे? फिर से 40 घंटे तो नहीं बैठ सकते। नहीं सागर, इस बार हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय रुकना जरूरी है। देख, नदी के आसपास अगर इंसानों का कोई निशान मिला तो हमें यकीन हो जाएगा कि यहां से निकलने का रास्ता है। हमें बस कोई एक संकेत चाहिए। दोनों भाई नदी के किनारे खड़े होकर दूर तक देखने लगे। तभी उनके पीछे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सागर अचानक घबरा गया। भैया, आपने सुना? हमारे पीछे किसी के चलने की आवाज आई है। मुझे पूरा यकीन है कि यह किसी इंसान के कदमों की आवाज थी। यहां हमारे अलावा कोई और भी है। मैंने भी आवाज सुनी है, लेकिन शांत रह सागर। हो सकता है कोई जानवर हो। इस जंगल में कुछ भी हो सकता है। तू मेरे पीछे रह और हम धीरे धीरे आवाज की तरफ चलते हैं। अगर सच में कोई इंसान हुआ तो शायद हमारी मुश्किल आसान हो जाए। भैया, सामने देखिए, वहां कोई खड़ा है। बापन ने ध्यान से देखा। कुछ दूरी पर एक बैल चुपचाप खड़ा था। सागर ने राहत की सांस ली। अरे, ये तो बैल है। हमने तो सोचा था कि शायद कोई इंसान होगा। इतनी देर से मैं डर के मारे सोच रहा था कि पता नहीं कौन हमारे पीछे आ रहा है। लेकिन सागर, तू एक बात समझ रहा है? इस बैल का यहां होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जंगल के इतने अंदर कोई बैल यूं ही नहीं आ सकता। इसका मतलब जरूर आसपास कोई गांव या बस्ती है। हो सकता है यह किसी गांव का जानवर हो और भटककर यहां आ गया हो। हाँ भैया, अगर ये सच में किसी गांव का बैल है तो इसका मतलब नदी के उस पार या आसपास जरूर लोग रहते हैं। यानी हम पूरी तरह फंसे हुए नहीं हैं। शायद यही वह संकेत था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। चल, अब वापस नदी के किनारे चलते हैं। अगर यह बैल किसी गांव से आया है तो हो सकता है उसका मालिक भी इसे ढूंढते हुए यहां आ जाए। दोनों भाई फिर नदी के किनारे लौट आए और वहीं खड़े होकर दूसरी तरफ देखने लगे। कुछ समय बीत गया। अचानक सागर की नजर नदी के बीचों बीच पड़ी। वह एकटक देखने लगा। भैया, उधर देखिए, पानी के बीच कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है वो कोई नाव है। हाँ सागर, वो नाव ही है। देख, कोई हमारी तरफ आ रहा है। भैया, इसका मतलब सच में यहां लोग रहते हैं। हम बच गए। मैं तो सोचने लगा था कि शायद हमें पूरी जिंदगी उसी स्टेशन पर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नाव यहां तक आ रही है तो जरूर कोई इंसान इसमें है। सागर, अभी ज्यादा खुश मत हो। पहले नाव को पास आने दे। लेकिन हाँ, इतने समय बाद पहली बार लग रहा है कि शायद भगवान ने हमारी मदद करने के लिए किसी को भेजा है। अगर नाव वाला हमें नदी के उस पार ले गया तो शायद हमें कोई गांव मिल जाए और वहां से हम अपने घर जाने का रास्ता खोज सकें। नाव धीरे धीरे दोनों भाइयों के करीब आकर रुक गई। नाविक ने उनकी तरफ देखा और बिना किसी हैरानी के बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, तुम दोनों को नदी के उस पार जाना है ना? अगर जाना है तो जल्दी से नाव में बैठ जाओ। हमें यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। रात ज्यादा गहरी होने से पहले मुझे वापस भी लौटना है। बापन और सागर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मन में कई सवाल थे, लेकिन इस समय नदी पार करने का मौका उनके सामने था। इसलिए दोनों बिना कुछ बोले नाव में बैठ गए। सागर, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हमने इस आदमी से यह तक नहीं कहा कि हमें नदी के उस पार जाना है। फिर इसे कैसे पता कि हम दोनों को नदी पार करनी है? ये हमसे पूछ सकता था कि हम कौन हैं, यहाँ कैसे पहुंचे, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं। लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं पूछा। बस सीधे कह दिया कि अगर नदी पार करनी है तो नाव में बैठ जाओ। तुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत अजीब है? हाँ भैया, मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। यहाँ आने के बाद से हर चीज सामान्य होते हुए भी सामान्य नहीं लग रही। अभी आप कुछ मत पूछिए, पहले नदी पार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। चारों तरफ केवल काली नदी और घना अंधेरा था। नदी के उस पार भी कोई
रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद नाव अचानक नदी के बिल्कुल बीच में जाकर रुक गई। मैं तुम दोनों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना और इसे मजाक मत समझना। जब तुम नदी के उस पार पहुंच जाओ और वहां तुम्हें कोई कुछ सवाल पूछे तो तुम दोनों उसका जवाब बिल्कुल मत देना। लेकिन क्यों? और नदी के उस पार हमें कौन सवाल करेगा? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता बेटा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना बहुत बड़ी मुसीबत को अपने पास बुलाने जैसा होता है। तुम दोनों अभी जिस जगह से होकर आए हो उसके बारे में तुम्हें बहुत कम पता है। बस इतना समझ लो कि नदी के उस पार जो दिखाई देगा उस पर तुरंत भरोसा मत करना। दोनों भाई चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। नाविक ने नाव किनारे लगाई और कहा, उतर जाओ और याद रखना, इस रास्ते से सीधे आगे निकल जाना, पीछे मुड़कर मत देखना और रास्ते में कोई कुछ पूछे तो जवाब मत देना। काका, आपने हमारी मदद की है। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि इस रास्ते के आगे क्या है। क्या सच में कोई गांव है? नाविक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। फिर उसने नाव घुमाई और धीरे धीरे वापस नदी की तरफ जाने लगा। भैया चलिए, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। दोनों भाई उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सामने पेड़ों के बीच एक मंदिर दिखाई दिया। भैया 1 मिनट रुकिए, इस मंदिर को गौर से देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन यह कैसे संभव है? हम तो इस जगह पर पहली बार आए हैं। बापर ने मंदिर की तरफ देखा। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। अरे सागर, तू पहचान नहीं रहा? ये कोई अनजान मंदिर नहीं है। ये तो हमारे गांव का वही शीतला मंदिर है। याद कर, बचपन में हम इसी मंदिर के सामने गिल्ली डंडा खेला करते थे। बाबूजी कितनी बार हमें डांटकर यहां से घर ले गए थे। और याद है, इसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माँ हमारे लिए प्रसाद लेकर आया करती थी। अरे हाँ भैया, अब मुझे सब याद आ रहा है। ये वही मंदिर है। इसका मतलब हम अपने गांव पहुंच गए हैं। भैया, इतने सालों बाद हम सच में अपने गांव वापस आ गए। तभी मंदिर की तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई दी। बेटा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भैया, ये आवाज तो मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। हाँ सागर, मुझे भी। ये तो बिल्कुल माँ की आवाज लग रही है। भैया, उसने कहा था ना कि नदी के उस पार अगर कोई हमसे सवाल करे तो जवाब मत देना। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पता नहीं ये सच में माँ की आवाज है या कोई हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सागर, अगर यह सच में हमारी माँ हुई तो? अगर वह इतने साल से हमारा इंतजार कर रही हो और भगवान से रोज प्रार्थना करती हो कि उसके बेटे वापस लौट आएं, हम उसकी आवाज सुनकर भी उसके पास नहीं जाएंगे तो फिर हम किस लिए लौटे हैं? 10 साल से जिस माँ की गोद में सिर रखने का सपना देखा है, अगर आज वही हमारे सामने हो तो मैं सिर्फ डर की वजह से पीछे नहीं हट सकता। माँ, अगर आप यहीं हैं तो सामने आइए। मैं बापन हूं, आपका बेटा, और यह सागर है। हम दोनों 10 साल पहले गांव से बाहर गए थे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भैया चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जो आवाज हमने सुनी थी शायद वह हमारी गलतफहमी थी, या फिर किसी ने जानबूझकर माँ की आवाज में हमें बुलाया था। नाविक ने भी हमें चेतावनी दी थी। हमें अब और खतरा नहीं लेना चाहिए। फिर दोनों वहां से आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्हें वही रास्ता दिखाई देने लगा जिसे वे बचपन से जानते थे। भैया देखिए, ये वही रास्ता है। सामने वो पुराना पीपल का पेड़ भी है और उसके आगे हमारा घर होना चाहिए। इतने साल बाद हम सच में अपने गांव में चल रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ सागर, हर चीज वैसी ही लग रही है, बस हम बदल गए हैं। सोच रहा हूं माँ बाबूजी हमें देखकर क्या कहेंगे। शायद माँ मुझे पहचान भी ना पाए।
लेकिन जैसे ही मैं उसकी आवाज में अपना नाम सुनूंगा, मुझे यकीन है कि 10 साल का सारा दर्द एक पल में खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर बाद दोनों भाई अपने पुराने घर के सामने खड़े थे। घर को देखते ही दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। बापन ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद अंदर से कदमों की आवाज आई। तुम दोनों कौन हो बेटा? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी की तलाश है? माँ जी, हम दोनों भाई हैं। मैं बड़ा हूं, मेरा नाम बापन है और यह मेरा छोटा भाई सागर है। 10 साल पहले हम इसी घर में रहा करते थे। हमारी माँ और बाबूजी का घर यही था। हम काम करने के लिए गांव से बाहर गए थे, लेकिन फिर ऐसी मुसीबत में फंस गए कि 10 साल तक वापस नहीं आ सके। आज किसी तरह हम अपने गांव लौटे हैं। हमें लगा था कि माँ और बाबूजी इसी घर में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, तुम्हारी बात सही है। 10 साल पहले इस घर में गंगाराम और सरला रहते थे। उनके 2 बेटे भी थे, बापन और सागर। लेकिन तुम दोनों जो बता रहे हो उसे सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या बताऊं। क्या हुआ माँ जी? साफ साफ बताइए। हमारे माँ बाबूजी कहाँ हैं? क्या वे इस घर में नहीं रहते? क्या उन्होंने घर बदल लिया है? बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी अब इस घर में नहीं रहते, बल्कि वे तो बहुत साल पहले यहाँ से चले गए थे। गांव में यही कहा जाता है कि उनके दोनों बेटे यानी बापन और सागर आज से 10 साल पहले नदी में डूबकर मर गए थे। क्या क्या कहा आपने? हम दोनों नदी में डूबकर मर गए थे? लेकिन हम तो जिंदा हैं। हम 10 साल बाद आज अपने गांव वापस आए हैं। हम जेल में थे, हमें झूठे केस में फंसाया गया था। आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे नहीं पता बेटा, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो इस गांव में सबने सुना था। तुम्हारे दोनों बेटों के नदी में डूबकर मरने की खबर के बाद गंगाराम और सरला यह घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए। उसके बाद से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। भैया, अगर गांव वालों के मुताबिक हम दोनों 10 साल पहले ही मर गए थे, तो फिर हम कौन हैं? हम जेल में किसके साथ रहे? हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? और अगर माँ बाबूजी हमें मृत समझकर चले गए थे, तो मंदिर के पास हमें माँ की आवाज किसने दी थी? हर चमकती चीज सच नहीं होती और हर जानी पहचानी आवाज अपनेपन की निशानी नहीं होती। मुसीबत के समय डर और भावनाओं से ज्यादा अपनी समझ और सावधानी पर भरोसा करना चाहिए। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। इसीलिए अनजान जगह, अनजान लोगों और रहस्यमयी परिस्थितियों में बिना सोचे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।